नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। आज द न्यूज़ मिर्ची की टीम डॉक्टर पंकज सोनी के साथ उपस्थित है, जो कि मिशन ब्लू फाउंडेशन से हैं। इस बारे में आज हम बात करेंगे कि जो बढ़ता हुआ संक्रमण है, झारखंड में आज करीब 12,000 से ऊपर संक्रमित मरीज हो चुके हैं। इस व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम सर से मुलाकात करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, कल का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक भारत में करीब 57,000 से ऊपर लोग संक्रमित हो चुके हैं और अपने झारखंड में करीब 12,000 से ऊपर लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। इस बढ़ते हुए संक्रमण को देख करके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हम सामुदायिक संक्रमण के स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं और अब कोरोना महामारी पूरे देश में हर जगह पे लगभग शहर हो या गांव हो अपने पांव पसार चुकी है। बुरी खबर यह है कि यह बुरी तरह से फैल रहा है और अच्छी खबर यह है कि ये उतनी जानलेवा नहीं है जितनी कई दूसरे देशों में हम लोगों ने देखा है। जिन लोगों को भी कोरोना से संक्रमण हो रहा है, विशेषकर अगर वो किसी अन्य बीमारी से या किसी बड़े डायलिसिस या शुगर ऐसे किसी बड़े डिजीज़ से अगर जूझ नहीं रहे हैं, तो उनको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये समस्या उनके लिए ज़्यादा गंभीर है जो कि किसी बीमारी से, बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनका इम्यूनिटी वीक है। उनको सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम एक ऐसे पड़ाव पे, एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हैं जी। जहां संक्रमण को रोकने के लिए सारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो फेल हो चुकी है। संक्रमण रोकने के लिए अब किया गया हर प्रयास नाकाम होता हुआ दिख रहा है और हमें ऐसा लगता है कि अब हमें वैक्सीन और साथ ही साथ अस्पताल की व्यवस्था, क्वारंटाइन की व्यवस्था, आइसोलेशन की व्यवस्था, इम्यूनिटी बढ़ाने की व्यवस्था, इन सब पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। बिल्कुल। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके मुताबिक करीब इंडिया जो है वो पूरे एशिया में आज संक्रमित देशों में सबसे नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे संक्रमित हैं। तो और ऊपर से जो फर्टिलिटी रेट है वो अभी फ़िलहाल तो 2.31 की है, लेकिन जो लगातार जैसे जो हमारे मरीज़ हैं जान गंवाते जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि जल्द ही ये फर्टिलिटी रेट ऊपर जा सकती है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी देखिए, सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हिंदुस्तान की आबादी और घनत्व बाकी सभी देशों से कहीं ज़्यादा है। हम जी। शायद दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं। जी। आपने बात करी मृत्यु दर की, जी। तो हमारे यहाँ संख्या ज़्यादा है, इसलिए मृत्यु दर भी ज़्यादा है। बिल्कुल। आप अगर देखेंगे तो इसे रोकना असंभव है, क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिनको हृदयाघात, डायलिसिस की समस्या, अन्य बड़े बीमारी जैसे कैंसर आदि बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं। तो मृत्यु दर जो है वो उनमें ज़्यादा है। जो स्वस्थ लोग हैं उनमें मृत्यु दर इतनी ज़्यादा नहीं है। हमें इन लोगों के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी। और जो युवा हैं, जो स्वस्थ हैं, ऐसे लोगों को होम क्वारंटाइन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अपना एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाना चाहिए। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो संक्रमित लोगों की भी संख्या सीधी-सी बात है कि बिल्कुल ज़्यादा होगी, बिल्कुल जायज़-सी बात है। और जैसा कि आपने बताया कि जो लोग कुछ तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके ऊपर संक्रमण का असर ज़्यादा हो रहा है और वही लोग ज़्यादातर अपनी जान भी गँवा रहे हैं। तो सर, क्या आपको नहीं लगता कि
अगर हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, हम इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो खास करके मतलब जो बड़े लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था आना ज़रूरी है जो इन सारी चीज़ों से बाहर रह सकें। जी देखिए, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ और मैंने जिला प्रशासन से भी इस बारे में बात करी, स्वास्थ्य विभाग से भी बात करी कि हमें जो अस्पतालों की व्यवस्था है जी उसको ठीक करना पड़ेगा, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी सामुदायिक संक्रमण के बाद भी हम उस नंबर्स पे, उस संख्या पे नहीं पहुंचे हैं जो कि बहुत विस्फोटक है। जी झारखंड में 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और अभी तक हम 15-16 हज़ार संक्रमण के केसेस अभी तक हम लोगों ने देखे हैं। अगर हमारे पास अभी सिर्फ 15-16 हज़ार मरीज हैं और हम अगर उनको अच्छी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो आने वाले समय में जब ये संख्या ईश्वर न करे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जी तो स्थिति क्या होगी? ये एक बहुत चिंताजनक मुद्दा है। इस समय पे सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को, प्रशासन को ऐसे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए जो किसी और समस्या से जूझ रहे हैं, कोरोना संक्रमण के अलावे जो और किसी बड़े बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को खास करके ज़्यादा अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देनी चाहिए जहां हम अभी तक पिछड़ रहे हैं। जी मैं निश्चित रूप से इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार इस ओर बहुत ज़्यादा गंभीरता से काम करे जिसकी आवश्यकता है। कोरोना से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में जब हम संक्रमण के इस विस्तार और इस वृहत रूप में आके खड़े हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हम इस पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जानकारी फैलाएं, लोगों को हम कैसे इस समस्या से सेग्रीगेट करके बाहर लेके आ सकें। किनको पहले स्वास्थ्य व्यवस्था की ज़रूरत है, किनको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किनको नहीं ज़रूरत है, इनके बीच में हम डिफरेंशिएट करके इन लोगों को पहले हम स्वास्थ्य सब रिलेटेड जो भी इनको बैकअप चाहिए वो मुहैया करा सके, इस पे काम होना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत सही बात कही आपने कि सरकार को उस तरीके से काम करना तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है और सर बहुत हद तक सरकार अपना प्रयास कर भी रही है कि बहुत सारी चीज़ों में वो अपनी व्यवस्था जितना बेहतर दे सके उतना बेहतर ढंग से दे। लेकिन सर जो ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं आकर के फेल हो जा रहा है। जैसे कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि आज सर बिहार में कुछ हाल ऐसा हो गया है कि कुछ हद तक कुछ मतलब कुछ चीज़ों को मुहैया कराने के लिए, जैसे कि एक एम्बुलेंस का खर्चा जो है वो 3 किलोमीटर का एरिया के लिए वहाँ की एम्बुलेंस 10-10, 20-20 हज़ार रुपये दे रही है। तो जो ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है सर वो सही नहीं हो पा रहा है। जी देखिए, ये बात अब दुखद है। मैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ पहले दिन से, तब से मैं और मेरी टीम हम लोग रांची और आसपास के ज़िलों में जो माइग्रेंट लेबर्स आ रहे थे, जो यहाँ पे भी पीड़ित लोग थे, लॉकडाउन के चलते परेशानी में थे, उन लोगों को हम लोगों ने लगातार सुविधा मुहैया कराने का काम किया। उनको राशन, उनको ज़रूरी चीज़ें, दवाइयाँ आदि हम लोगों ने व्यवस्था करी और संक्रमण उस समय उतना ज़्यादा नहीं था। जब से माइग्रेंट लेबर्स का आना जी राज्य में शुरू हुआ, ट्रेनों से, बसों से, एयरक्राफ्ट से, रोड से, जैसे भी वो लोग आए और जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई तो संक्रमण लगातार बढ़ता चला गया। जब संक्रमण बढ़ा तब हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर में परेशानियां और दबाव दोनों बढ़ते चले गए। आज प्रतिदिन जब भी हम बाहर निकल रहे हैं काम करने को, तो हमें ये समस्या लगातार दिख रही है कि अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है। जो मरीज वहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें समय से दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, उन्हें सफाई नहीं मिल रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक कोविड हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे डॉर्मेट्री की व्यवस्था है 100 लोगों की, और उस 100 लोगों को एक ही शौचालय में जाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि उसमें एक व्यक्ति का क्यू 100 लोगों में कितनी देर बाद आता होगा। बिल्कुल। और साफ़ सफाई आप
संक्रमण से बचाने की बात करते हैं तो वहाँ तो सभी को संक्रमित होना है, क्योंकि आप 100 लोगों को एक ही शौचालय में भेज रहे हैं। इसके अलावे अस्पताल में चिकित्सकों की, दवाई की, यहाँ तक कि मैं ये बोलूँगा कि जो एक गाइडलाइंस होती है, क्लियर कट गाइडलाइन, उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये बहुत घातक बात है। कोरोना संक्रमण से कहीं ज़्यादा घातक बात यह है कि उसको संभालने के लिए, इस समस्या पे काम करने के लिए जो टीम बनी है, जो गाइडलाइंस बने हैं, वो बहुत क्लियर नहीं है। इस पे सरकार को काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसा कि आप बता रहे थे कि लोग आज जितना संक्रमित नहीं हो रहे हैं, उससे ज़्यादा इस संक्रमण से डर रहे हैं जी, क्योंकि जितना ये बीमारी घातक नहीं है, उससे ज़्यादा लोग सुन के घबरा जा रहे हैं और डर जा रहे हैं, चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं जी। तो इस चीज़ पे लोग अपने आप को कैसे संभालें सर? जी देखिए, मैं शुरुआत करूंगा। मैं जहां रहता हूं, मेरे बिल्डिंग में सबसे पहले एक केस हुआ, और जब वो केस हुआ तो हमारे बिल्डिंग के बाकी लोग घबरा गए जी। और घबराने का नतीजा ये हुआ कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में एक आप ये समझिए कि एक दुर्व्यवहार, एक छुआछूत जैसा माहौल उनके परिवार वालों के साथ बना। जी। फिर मैंने सब लोगों से बात करी और सब लोगों को समझाया कि ये गलत है। अगर किसी को संक्रमण आज हुआ है तो कल मेरे को भी हो सकता है, परसों आपको भी हो सकता है, और उनके परिवार वालों के साथ में किसी भी तरह का जी। उनके सम्मान से कहीं भी हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब इस संक्रमण का हिस्सा कोई भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना कि माननीय गृह मंत्री जो हैं उनको भी संक्रमण हो गया। बिल्कुल। इस संक्रमण से जी। बचने का तरीका जो ICMR का गाइडलाइन है, आप मास्क पहने, आप सैनिटाइज़र लगाएं, आप अपने हाथ धोएं, आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, यही है जी। इसके बाद भी अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जी। आप अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, जी। अगर आपके रिपोर्ट में एसिम्प्टोमेटिक लिखा है, आप जिला प्रशासन को सूचित करें। वैसे जितने भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स आते हैं जी। वो जिला प्रशासन के पास में रियल टाइम इन्फॉर्मेशन चला जाता है। जहाँ भी RCPTR का ये ट्रेनिंग हो रहा है, RCPTR का जहाँ भी जांच हो रहा है, वहाँ से सीधा जिला प्रशासन को रिपोर्ट चला जाता है। लेकिन अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं तो आप अपने घर में एक कमरा आइसोलेट हो जाएं, आप एक कमरा ले लें जी। आप बाकी लोगों से, परिवार से थोड़ी दूरी बना लें। आप को जब भी फीवर लगे आप पैरासीटामोल की गोली ले लें। अगर आपको गले में खराश लगे, दर्द हो, तो आप एजिथ्रोमाइसिन जैसे जो ICMR ने बताया है, गाइडलाइंस दिया, वो दवाई लें और अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, विटामिन C ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक लें। आप बिल्कुल स्वस्थ होकर निकलेंगे। 6, 7, 8 दिन में इस संक्रमण से आप बाहर निकल जाएंगे। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप इस कोरोना महामारी से अगर संक्रमित हो जाते हैं या आपके पड़ोस में कोई संक्रमित मिलता है जी, तो पैनिक ना करें। बिल्कुल। आप इस समस्या से घबराएं नहीं। जी। इसका सबसे बड़ा कारण मैं जो लोगों को बताना ये चाहूँगा कि मृत्यु दर बिल्कुल भी कम है इसमें। बिल्कुल। ये उतना घातक नहीं है, सिर्फ इसका संक्रमण तेज़ी से फैलता है। जी। इसके रख रखाव के लिए, इससे बचाव के लिए जो भी नियम मानक तय हैं उस पर आप सख्ती से, गंभीरता से पालन करें, और फिर भी अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो आप आइसोलेट हो जाएं। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर, समाज में एक बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना हो रही है। वो घटना कुछ इस प्रकार है कि अगर मरीज़ को संक्रमित पाया जा रहा है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है तो हॉस्पिटल से गाइडलाइन उनको जो मिली है वो ये होती है कि ठीक है, अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है, अगर संक्रमित पाया जा रहा है, तो एटलीस्ट मेरे को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको आप जहाँ पे जो गवर्नमेंट जो स्पॉट को बोला गया है कि आपको यहाँ पे जाना है, जैसे यहाँ पे रिम्स है या फिर अदर जो स्पॉट्स है, वहाँ पे आपको ले जाना है, वहाँ पे जाके आइसोलेट होना है या फिर जो भी आगे की फंक्शन है वो करना है। लेकिन सर, मतलब पेशेंट बीमार है, वो जैसा कि आपने बोला कि ज़्यादातर जो संक्रमण से मर रहे हैं लोग दूसरी बीमारी से पीड़ित रह रहे हैं। उस अगर पीड़ित जो मरीज़ है, अगर उसको तुरंत वहाँ पे बोल दिया जाए कि आप बेड खाली कर दीजिए, वो उस पोजीशन में नहीं है कि बेड खाली करके जा पाए,
तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी नहीं बनती है हॉस्पिटल्स की उसकी उसको संभाला जाए। इस समय में क्या करें सर, मतलब। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जी आप अगर देखेंगे तो निजी अस्पताल लोग क्यों जाते हैं? निजी अस्पताल लोग जाते हैं कि वहाँ उनको चिकित्सक विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, उनको साफ़ सफाई मिलेगी, उनको आहार अच्छा मिलेगा। और सरकारी अस्पताल क्यों नहीं जाते हैं? सरकारी अस्पताल इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सरकारी चिकित्सक उनका ध्यान नहीं रखेंगे, लापरवाही बरतेंगे, उन्हें कक्ष या डॉर्मेट्री में जो भी उनको बेड मिल रहे हैं वो साफ़ नहीं होंगे, वॉशरूम गंदा होगा और उनका इलाज अच्छे से नहीं होगा। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं जी उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो सरकारी अस्पताल जाते हैं। जी लेकिन जो लोग सक्षम हैं, जो या तो फिर मेडिक्लेम आदि से जो कराते हैं, जिनको पैसे खर्च करने में आपत्ति नहीं है, वो निजी अस्पताल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये एक बहुत ही विशेष परिस्थिति है। आज आप अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जब कोविड के लिए जी इलाज की व्यवस्था शुरू हुई तो सरकारी अस्पताल पहले सामने आए, क्योंकि सरकार ने कोविड वार्ड्स वहीं पे पहले बनाए। अब निजी अस्पताल लगातार एक के बाद एक कुछ खुद से स्वेच्छा से आए हैं जी और कुछ को सरकार ने लाया है कि आपको कोविड वार्ड बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एक जो ज़रूरी बात है वो ये समझने वाली बात है कि जो कोविड टेस्ट है RC-PCR, उसके जो रिपोर्ट हैं वो 3 से 4 दिन में आ रहे हैं। बिल्कुल, RT-PCR। हाँ, जो रिपोर्ट है वो 3 से 4 दिन में आ रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी में उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, अभी मेरे को हार्ट अटैक आ गया या मेरे को अभी अचानक कोई ब्रेन हेमरेज आ गया या कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई जिसमें मेरे को तुरंत 5 मिनट में डॉक्टर का ट्रीटमेंट चाहिए, ऐसे लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं। जी और अस्पतालों को चाहिए, निजी अस्पतालों को खासकर, कि वो इस समय सेवा भाव से काम करें। ये एक बहुत विशेष परिस्थिति है। यहाँ पैसे से, व्यापार से और अन्य स्वार्थ से बहुत ऊपर उठ करके काम करने का समय है, जिसमें कि लगातार अस्पताल बुरे एग्ज़ाम्पल भी सेट कर रहे हैं। कोई 2-4 अच्छे एग्ज़ाम्पल भी सेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अस्पताल बहुत गंभीर बुरे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस पे सरकार को बहुत सख्ती से काम करना चाहिए। और मैं अस्पतालों से भी गुजारिश करूँगा, निजी अस्पतालों से, कि आप इस समय में कोरोना काल में बहुत ही गंभीरता से, सेवा भाव से काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, एक दिशा दिखाते हुए मैं अपना प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि सर, जब राम जी आए थे तो राम और रावण अलग अलग थे जी। फिर जब कृष्ण जी आए तो कृष्ण और कंस एक ही परिवार में थे। लेकिन सर आज वो दौर आ गया है कि शैतान और इंसान दोनों एक ही शरीर में हैं। आप समझ रहे हैं बिल्कुल मैं किस बारे में, कैसे सर संभाला जाए इस समय में? जो लोग हैं वो परिस्थितियों को कैसे संभाले एक दूसरे का साथ देते हुए, कैसे उस शैतान से दूर रहा जाए? देखिए, एक बात बताना चाहूँगा आपको। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कि इस दुनिया को एक बहुत बड़ा उदाहरण दे सकता है। बिल्कुल। पूरे दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं, सभी सरकारी व्यवस्था पे मजबूर थे। जब भी लॉकडाउन हुआ और जब ये परिस्थिति बढ़ती चली गई, तो दवाई के लिए, खाने के लिए सरकार पे ही वो आश्रित थे। बिल्कुल। और कई सारे स्पेन से, अमेरिका से, यूके से एग्जाम्पल्स आए जहाँ बॉडी रख के 6-6 दिन लोग पड़े हुए थे और भूखे मर रहे थे, जी, गरीबी से मर रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ एक पड़ोसी ने पड़ोसी की मदद की, बिल्कुल, एक समाज ने दूसरे समाज की मदद की, जी, एक उद्योग ने अपने उद्योग में जो लोग काम करते हैं उसकी मदद की। जिसकी जितनी क्षमता थी, आपकी क्षमता थी एक किसी को खाना खिलाने की, एक बार आपने उसको खाना खिलाया। मेरी क्षमता अगर थी 10 लोगों को खिलाने की, तो मैंने खिलाया। जिसकी क्षमता थी पूरे गांव को संभालने की, उन लोगों ने भी पूरे गांव को संभाला। मेरा कहने का ये मतलब है कि हिंदुस्तान के लोगों ने इस पूरे कोरोना काल में एक एक आदमी ने समाज की सेवा की है।
और शैतान। जी, ये शैतान ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है सर। बात आती है तो सबके चेहरे में मुस्कान आ जाती है। शैतान, अगर हम इस शब्द को बहुत ही नेगेटिव तरीके से नहीं लें तो सबसे बड़ा शैतान तो कोरोना है, बिल्कुल, जो कि लगातार बढ़ते जा रहा पूरे दुनिया को, भारत को ही नहीं, जी। पूरे दुनिया को, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को है तबाह। तहस नहस कर चुका है। कोरोना से जब हम बाहर निकलेंगे, इस परिस्थिति से जब हम बाहर निकलेंगे, और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में वैक्सीन सभी देशों में, बड़े विकसित देशों में, भारत में भी सेकेंड फेज़ ट्रायल में है, थर्ड फेज़ ट्रायल के बाद वैक्सीन आ जाती है। जी, तो हमें उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में पूरे दुनिया में कई देश ऐसे होंगे जो वैक्सीन लेकर के आ जाएंगे। बिल्कुल, तो सबसे बड़ा शैतान तो कोरोना है, जी, लेकिन छोटे छोटे शैतान भी भर्ती हैं। बिल्कुल, इन छोटे शैतानों को लोगों ने पहचाना है और इनको आगे संभालने की ज़रूरत है, जिसमें तुच्छ राजनीतिकरण, मैं ये बोलना चाहूँगा, ये बिल्कुल राजनीतिक बयान नहीं है। जब भी लॉकडाउन हुआ था, सभी जगह जहाँ भी उद्योग धंधे थे वहाँ मज़दूर काम कर रहे थे। जी, 17 लाख झारखंड के मज़दूरों को आइडेंटिफाई किया गया था। इसी तरह बिहार में कुछ 26 लाख 27 लाख जो बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई आदि जगहों पे काम कर रहे थे। अगर उनको सरकारें वहाँ की जी, सिक्योरिटी दे देती, उनको एक सुरक्षा दे देती, सुरक्षा मतलब, कहने का मतलब है कि उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे देती कि भाई ठीक है, तुम आराम से यहाँ रहो, खाओ पियो, तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, तो शायद वो ये पैनिक नहीं करते। बिल्कुल, और अगर वो पैनिक नहीं करते तो इतनी तेज़ी से वो पलायन नहीं करते, बिल्कुल, इतनी तेज़ी से अपने गाँव की तरफ नहीं भागते। नतीजा क्या हुआ, इस राजनीतिकरण में वो बुरी तरह से पलायन कर गए। पलायन करने का दुष्प्रभाव ये है कि वो अपने रोजगार से भी चले गए, बिल्कुल, वो संक्रमण भी लेकर के आए, खुद भी संक्रमित हुए और गांव को भी संक्रमित किया, बिल्कुल, पूरे समाज में, समुदाय में फैला। और अब वो फिर वापस अपने काम पे जाने के लिए बेचैन है, कुछ लोग जा भी रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान की जो ये तुष्टीकरण वाली राजनीति है, जी, वो भी एक शैतान है। बिल्कुल, हमारी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सब में भी एक भारी बदलाव का समय है। बिल्कुल, और स्वास्थ्य व्यवस्था आज जो है, आज निजी अस्पताल, जी, आप देखेंगे कि अगर निजी अस्पताल हैं तो आज कोरोना का कोई पेशेंट अगर उनके पास चला जाता है जी। तो 8 से 10 लाख रुपए का उसका बिल बना देते हैं, बिल्कुल, उनको रोज़ दवाई का ये वो करके। जबकि कोरोना में आप 7 दिन 8 दिन आइसोलेट हो गए तो आप ठीक हो सकते हैं। ये जो मौका परस्त व्यवस्था है, जी, ये जो चिकित्सा व्यवस्था, स्वार्थी चिकित्सा व्यवस्था है, ये भी एक शैतान है। बिल्कुल, इन सब शैतानों से अब जो भगवान राम है हमारे, जी, जो आपने अभी कहा, जी, 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 वो कहीं ना कहीं उनको जागृत होने की आवश्यकता आवश्यकता है। बिल्कुल। सर, जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे कि बहुत से लोगों ने इस दौर को संभाला, आगे बढ़ चढ़ के काम किया, हम उनको कोरोना वॉरियर्स बोल रहे हैं ना। तो मैं जानना चाहूँगा सर, उन कोरोना वॉरियर्स में आप भी एक शामिल रहे, जो पूरे लॉकडाउन भर लोगों के सामने, लोगों तक हर ज़रूरत की चीज़ें आप पहुँचाते रहे। किस सेवा भाव के साथ में, और क्या क्या चीज़ सर, पर्सनल लेवल में मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ आपने किया सर इस दौरान? सबसे पहले मैं जो अभी एकदम रिसेंटली हम लोगों ने किया है उसके बारे में बताना चाहूँगा। बिल्कुल आपको सर। जिला प्रशासन और ICMR ने कोविड गाइडलाइन बनाया है, जिसको कोविड प्रोटोकॉल बोलते हैं। जी, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की ज़रूरत थी। बिल्कुल, हम लोगों ने अपनी संस्था से 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स अभी तक लगाए हैं, जिसमें ग्राउंड वॉलंटियर्स भी हैं और कॉलर्स भी हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कराते हैं। ये अभी हमने तुरंत अभी इस्टेब्लिश किया है जिला प्रशासन के सहयोग से। इसमें जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जिला प्रशासन के पास में जितनी भी जानकारियाँ आ रही हैं
उनको हम लोग मॉनिटर करके उनको रियल टाइम प्रशासन को, अस्पतालों को और जो भी ज़रूरी कंसर्न मशीनरी है उनको खबर दे रहे हैं। इससे उनको मॉनिटर करने में, उनको सुविधा मुहैया कराने में बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये हमने रिसेंटली किया जी। इसके पहले हम लोगों ने जितनी भी ट्रेनें आई, जितने भी एयरक्राफ्ट आए, जितने भी लोग पैदल आए, जितने भी लोग बसों से आए, लाखों की संख्या में, सब लोगों को हम लोगों ने खाना पानी ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराई। हमने 3000 से ज़्यादा लोगों को जीवन रक्षक दवाइयाँ जी। उनके घरों पे मुहैया कराई। हमने 10,000 से ज़्यादा हवाई चप्पल बांटे। हम लोगों के बेबी फूड हेल्पलाइन चल रहा था, जिसमें कॉल करते ही जो शिशु आहार है छोटे बच्चों के लिए, 6 महीने से साल भर के बच्चों को बहुत समस्या हो रही थी उस समय, उन लोगों को हम लोगों ने हज़ारों की संख्या में जी। शिशु आहार पहुंचाए। और कई सारे ज़रूरत की चीज़ें, जैसे 15 दिन का राशन किट हो या बना हुआ खाना हो, ऐसे हम लोगों ने लगातार काम किए, जो हमारा अभी भी जारी है। हम अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जब हम इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास उसके बाद खड़ी होगी। जब हम इस संक्रमण से बाहर निकल जाएंगे, जब वैक्सीन आ जाएगी, जब कोरोना काल ख़त्म हो जाएगा, तो सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की खड़ी होगी। जी। तो हम फिर उस पर काम करेंगे। बिल्कुल सर, अगर मैं जैसे आपसे बात करूं कि अगर हम इस संक्रमण में जो व्यवस्था है, अगर उसको दूर हटा के बाकी जो हमारे देश में व्यवस्था चल रही है अभी, जैसे कि या तो शिक्षा व्यवस्था हो, या जो हमारे बिज़नेस रिलेटेड चीज़ें हों, या जो आम ज़िंदगी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो सब कुछ सर, उसका जो दर है वो गिरते ही जा रहा है, लगातार गिरते जा रहा है। इस दौर में सर चीज़ों को कैसे संभाला जाए? जैसे बच्चे की शिक्षा हुई तो धीरे धीरे लोग अपने घरों में बैठ गए, बहुत से जगह पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पे उस तरीके की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जो इवन जो हम लोग के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिन लोग में क्षमता है, उन लोग का जो बोला जाए कि 3 से 4 महीना अभी तक बर्बाद हो चुका है एक तरह से। कैसे सर इस काल में संभाला जाए चीज़ों को? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मैं इस पर कई बार बात करना चाहता था कि स्कूलों से भी मेरी बात हुई। मैं सभी अभिभावकों से जी, सभी स्कूल प्रबंधन से जी, सभी छात्रों से जी, और सरकार के शिक्षा विभाग से जी। ये बात गुजारिश करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आप शिक्षा का दबाव बनाना 2020 में बंद कर दीजिए। बिल्कुल। 2020 में अगर ऑनलाइन क्लासेस ना हो पाएँ, आप 2020 में अगर परीक्षा ना ले पाएँ, 2020 में अगर आप अपने स्कूल के अर्थव्यवस्था को पहले के जितना लाभकारी ना भी बना सकें, जी। तो भी आप 2020 में ऐसा ना करें। ये एक ऐसी परिस्थिति है जो हिंदुस्तान ने, पूरे दुनिया ने कभी नहीं देखी। मेरे अपने आयु में मैंने कभी नहीं देखी। अगर मैं अपने बुज़ुर्ग से बात करूं तो वो भी कहते कि हमने ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। ये एक बहुत विशेष परिस्थिति है जहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में दबाव जी, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर वो कोई प्रोफेशनल एजुकेशन में हो। आप 2020 को बिल्कुल सस्पेंड करके चल सकते हैं। बिल्कुल सर, 2020 तो ऐसा दौर लाया कि सबका जो ज़िंदगी है वो एक तरह से बोला जाए कि पतन की ओर ही जा रहा है। लोग अपने आप से लड़ रहे हैं, लोग अपने समाज से लड़ रहे हैं। समाज, जैसे आपने अभी बताया कि लोग एक दूसरे से, मतलब अगर मालूम चल गया कि संक्रमित है तो घृणा की नज़र से देखना, सब कुछ। इसके अलावा सर अगर हम लोग बात करें तो ऐसे बहुत से आज लोग हैं जो अपना एक छोटा सा दुकान लेकर के रेंट पे चला रहे हैं, लेकिन फिर एक जो लॉकडाउन का दौर आया उसके दौरान भी उनको अपना चीज़ों को संभालना पड़ा, रेंट भरना पड़ा, उस काबिल नहीं थे, फिर भी उस दौर से गुजरे। बहुत से आज जिम अभी तक नहीं खुले हुए हैं, तो बहुत से जिम के जो कॉस्ट होता है, जो उनके रेंट्स होते हैं, लोगों को भरना पड़ता है, लाख्स में रेंट्स आते हैं। फिर भी सर मतलब अभी तक वो सारी चीज़ों को संभाला जा रहा है। इसके ऊपर में अगर काम करना हो तो सर किस तरीके से किया जा सकता है? आप अर्थव्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं, और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जितने व्यवसायी हैं उनके जितने भी फिक्स कॉस्ट हैं, वो आप देखेंगे तो पिछले फरवरी के बाद मार्च से अब तक तो सब कुछ बंद है, तो लगातार उनको नुकसान हो रहा है। एक
ऐसी परिस्थिति आगे खड़ी है जो कि मैं कहूँगा कि आप ये ऐसा समझिए कि दोबारा से हिंदुस्तान जैसे आज़ाद हुआ हो और हम फिर से अपने देश को विकसित करने के लिए लगेंगे। इस कोरोना काल के बाद में शायद वैसी स्थिति फिर से हो कि हम फिर से अपने देश को ऊपर लेने के लिए विकसित करने के लिए लगेंगे, जिसमें कई लोग आर्थिक रूप से परेशान तबाह मिलेंगे। लेकिन मैं ये बोलूँगा, ये कहना चाहूँगा जी कि एक इसका सकारात्मक पक्ष भी है जी जिसको हमें सोचना चाहिए। जी कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, भारत की जो बेसिक अर्थव्यवस्था थी जी कृषि के ऊपर, जी आप बात करें अगर आयुर्वेद के ऊपर, जी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, जो हमारी संख्या बल है उस पर, उससे कहीं हम हटते जा रहे थे। तो ये एक सकारात्मक पक्ष है जी कि आने वाले समय में हम लोगों को फिर से नए तरीके से नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, जिसमें हम कृषि प्रधान होने का फिर से लाभ उठा सकेंगे। हम सब फिर से वापस आने वाले समय में उसी विशाल अर्थव्यवस्था के रूप में ज़रूर खड़े होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, अब कई सालों से समाज के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, समाज सेवी के रूप में उभर रहे हैं, लोगों के दुख को समझते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाते हैं। एक सवाल है सर कि जो लोग आर्थिक रूप से, मैं कहूँ कि जो हायर स्टेटस वाले लोग हैं, वो इस दौर में जो अपनी सेविंग्स है, जो अपने किए हुए काम है, उनसे वो आज तक अपना रोज़ी रोटी चला रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उन तक आप लोग सब कुछ पहुंचा दे रहे हैं, गवर्नमेंट सब कुछ पहुंचा दे रही है, लेकिन सर जो मिडिल क्लास है वो कहीं ना कहीं पिस जा रही है सर, और यही सच्चाई है समाज की। सर, किस तरीके से आज मिडिल क्लास वाले अपना लाइफ को स्पेंड करें या अपने जो अपना फाइनेंशियल स्टेटस है उसको संभालें सर? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इस पे बहुत गंभीरता से सरकार के साथ साथ व्यवस्था को, और व्यवस्था के साथ साथ सभी हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं उनको सोचने की ज़रूरत है। जी जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं जी उनको सरकार से, संस्थाओं से व्यवस्था मिल जाती है, उनको सुविधाएं मिल जाती है, और जो क्रीमी लेयर हैं वो सस्टेन कर सकते हैं। उनको अगले 6 महीने तक भी अगर रुकना पड़े तो वो रुक जाते हैं, उनको तकलीफ़ उतनी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़ मिडिल क्लास को है और उनकी संख्या भी बड़ी है। ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और सरकार को इस पे तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, रियलिस्टिकली काम करने की ज़रूरत है। इसमें मैं ये कहूँगा कि एक बड़ा बजट इनके लिए बना के, इन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं देकर, 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारी सुविधाएं दे करके इनको वापस से रिवाइव करने के लिए ग्रांट, मैं लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों को ग्रांट मिलना चाहिए। बिल्कुल। होता ये है दरअसल कि जब कभी कोई लोन के लिए पॉलिसी आती है, कोई नया अनाउंसमेंट होता है राज्य से या केंद्र सरकार से, तो बैंक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। बैंक बोलते हैं कि भाई हमारा तो अलग गाइडलाइन है जी, हमारे पास तो आएंगे तो हमको ये दिखाइए, वो दिखाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, फिर वो उससे भागते हैं। आपको बिल्कुल जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको वापस से सरवाइव कराने के लिए बड़े स्तर पे बजट बनाना होगा, उनको ग्रांट देना पड़ेगा, जैसे बाकी देशों में हो रहे। जी, अमेरिका में, यूरोप में, यूके में मेरे कई दोस्त हैं, मेरी बात हो रही है उनसे, उनके अकाउंट में रेमनरेशंस आ रहे हैं, उनको कई तरह की और फैसिलिटीज़ दी जा रही है। हम सबको इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार को खास करके इस पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। सर, एक आखिरी चीज़ कि आपके चेहरे पे ये जो मुस्कान रहती है, यही मुस्कान बहुत लोगों के लिए, मैं कहूँ कि हिम्मत के काम आती है, और जिस तरीके से आप लोगों को संभालते हैं, सराहते हैं, वो बहुत ज़्यादा तारीफ़देह है, मैं बोलूँगा। तो अंत में आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को? शुक्रिया। ये मुस्कान और ये
जो कॉन्फिडेंस है, या आप ये कहें कि ये जो उत्साह, जी ये जो शक्ति है, वो बिल्कुल तब आती है जब आप किसी को मदद पहुंचाते हैं और वो वापस जब वो हंसते हैं, वापस जब वो अपने दुख से बाहर निकलते हैं, तो यकीन मानिए उनको देख करके ये एनर्जी खुद ब खुद आती है। जी। और मैं और मेरी पूरी टीम, मेरे फाउंडेशन की पूरी टीम, हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे विकट परिस्थिति में हम लोगों को काम करने का मौका मिला और हमने हज़ारों लाखों लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की। मेरा संदेश लोगों को सिर्फ 2 है। पहला संदेश तो ये है कि ये महामारी अमीर गरीब, किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी विशेष क्षेत्र को देख करके नहीं आ रही है। जी। आप में से, हम में से कोई भी संक्रमित हो सकता है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे हो, चाहे वो कितना बड़ा उद्योगपति हो, चाहे वो बिल्कुल कोई गरीब आदमी हो। ये संक्रमण किसी को भी हो सकता है। आप जो भी संक्रमित लोग हैं उनके साथ में सहानुभूति रखें। जी। उनके सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, और जब ऐसे लोग ठीक होकर के वापस आपके समाज में आए तो उनको बड़ा सम्मान से स्वागत करके वापस समाज के बीच में लाएं, ताकि उनके अंदर में और बाकी लोगों के अंदर में इस संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़े, इस संक्रमण से घबराहट कम हो। कोरोना से लोग उतने नहीं डरते, इस संक्रमण से लोग उतना नहीं डरते। संक्रमण के बाद में जो उनके साथ व्यवहार किया जाएगा उससे ज़्यादा डर लोगों को रहता है कि अरे उनको पता चल गया, पड़ोसी को पता चल गया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आप जो भी संक्रमित लोग हैं, जो भी इससे पीड़ित हैं, उनको सम्मान दें, उनके साथ सहानुभूति रखें, और उनके परिवार को किसी तरह की ज़रूरत हो, क्योंकि जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति अस्पताल जाता है तो उसके परिवार को सील कर दिया जाता है, क्वारंटाइन कर दिया जाता है। कई सारे जगह से ऐसे समस्याएं आ रही हैं कि उनके यहाँ पानी नहीं है, उनका बच्चा छोटा है, भूख से बिलबिला रहा है, दूध नहीं है, कोई घुसने नहीं दे रहा है, कोई आने नहीं दे रहा, उन लोगों को मदद पहुँचाएँ। ये मेरा एक संदेश है जो मैं आप सभी, आपके माध्यम से गुजारिश करूँगा लोगों से कि इस पे काम करें। दूसरा मेरा एक बहुत बड़ा संदेश है जी, जो मैं लगातार पिछले 5 महीने से देख रहा हूँ जी, और उस चीज़ को मैं बड़ा महसूस कर रहा हूँ जी, कि हमारा जो पर्यावरण है, जी, जी, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलिए तो इस महामारी के प्रकोप के वजह से जब कल कारखाने बंद हुए, गाड़ियाँ बंद हुई और बहुत सारे ट्रैफिक्स बंद हुए हैं, तो हमारा पर्यावरण बहुत शुद्ध हो गया। आप विश्वास करें या ना करें, पिछले 20 साल में मैंने रांची का इतना अच्छा वेदर नहीं देखा। गर्मी कब निकल गई मैं पता भी नहीं चला। बड़ी अच्छी बारिश हुई, पेड़ पौधे, खेत खलिहान सभी हरे भरे हैं। आने वाले समय में हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखें। हमने देखा कि इस 5 महीने में हम कम चीज़ों में भी, कम फैसिलिटीज़ में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जीवन शैली को बदलने का ज़रूरत है, और यही समय है जो पिछले 5 महीने से हम लोगों ने ट्रेनिंग करी है जी, उसको हम आगे भी इम्प्लीमेंट करें। जब हम इस समस्या से बाहर निकलें तो फिर हम पुराने ढर्रे में नहीं पहुंच जाए। मेरा यही संदेश है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज सोनी जी, जिनका संदेश अपने समाज की तरफ साफ है कि आपस में प्रेम बना के रखें, एक दूसरे की सहायता करें, ज़रूरतमंदों तक उनके ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाएं। और हाँ, जिस तरीके से इस बुरे दौर में भी हमने देखा कि हमारी प्रकृति हमारा साथ ज़रूर दी, उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो इस दौर के बाद भी अपनी प्रकृति की सुरक्षा आपको स्वयं करनी है। इसी संदेश के साथ में द न्यूज़ मिर्ची की टीम सभी कोरोना वॉरियर्स को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती है और उनका साथ हमेशा इसी तरीके से देने का वादा करती है। ये थे मयंक सिंह, द न्यूज़ मिर्ची, रांची। धन्यवाद।